हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है वर्ण, वर्णमाला तथा शब्द। यहाँ हम लोग देखेंगे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं और ये गा रहे हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पास बच्चों बोलते समय हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारे द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द का प्रायः कोई निश्चित अर्थ होता है। ये अर्थ अनेक ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। जैसे इधर शब्द लिखा हुआ है और इधर देखिए ध्वनि है। यहाँ शब्द लग रहा है कि ये 3 वर्ण है, लेकिन जब इसको हम तोड़ते हैं तो पता चलता है इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं। तो इसमें 5 ध्वनियाँ हैं। आगे देखिए, यहाँ पास है, इन सभी शब्दों में अलग अलग ध्वनियाँ हैं तथा इन ध्वनियों के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे यहाँ पास इतनी है तो इतनी को ये तोड़ कर 5 ध्वनि हो गया। अब हम इस ध्वनि को और भी नहीं तोड़ सकते हैं। इन ध्वनियों को ही वर्णमाला कहते हैं। जो ये छोटी छोटी ध्वनि टूट गई है, इसे ही क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। देखिए, भाषा में सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ये सबसे छोटी ध्वनि है, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। ये ही हमारा छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, ये क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे। दूसरा है पॉइंट वर्णमाला। प्रत्येक भाषा में कुछ निश्चित वर्ण होते हैं। जब ये वर्ण एक व्यवस्थित क्रम में लिखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। एक और इसकी परिभाषा है, वर्णों के क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण के 2 भेद होते हैं, फर्स्ट है स्वर और दूसरा है व्यंजन। इधर देखिए, फर्स्ट में है स्वर। तो जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अकरा, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, रु, उ, री, ऐ, ओ, औ। और इस स्वर की संख्या कितनी होती है, तो स्वर की संख्या 11 होती है। जब हम इसे बोलते हैं जैसे तो आ के साथ कोई और वर्ण नहीं आ रहा है। दूसरा है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे ये है क, तो क बोल रहे हैं तो उच्चारण करने में क के साथ अ भी आ रहा है, जो आ छिपा हुआ है। तो इसे जितने भी ये शब्द हैं, ये टोटल हो जाएंगे 35। तो ये जितने भी 35 हैं, तो ये सब में हम ये जो स्वर है उसकी सहायता ली जाएगी। अब आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त कुछ अन्य ध्वनियाँ भी होती है। जैसे ऊपर बिंदु है, अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार, और ये चंद्र बिंदु जो होता है अब विसर्ग कहते हैं। जैसे फर्स्ट में है अनुस्वार, ऊपर बिंदु जिसको कहते हैं। अनुस्वार को एक बिंदु के रूप में लिखा जाता है। जैसे हंस लिखा हुआ है तो हंस के ऊपर में एक बिंदु छोटा सा दिया हुआ है। गंगा है तो गंगा के ऊपर छोटा सा बिंदु दिया हुआ है। दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक मतलब होता है चंद्र बिंदु। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे माँ, तो माँ के ऊपर में देखिए चंद्र बिंदु लिखा हुआ है। आँख है तो आँख के ऊपर में चंद्र बिंदु लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तीसरा है हलंत। तो हलंत हम शब्द के नीचे में लिखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण करने में स्वर सहायता होते हैं, अतः हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों में अ मिलाकर लिखा जाता है। जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखना हो तो व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींच देते हैं, उसे ही हलंत कहते हैं। जैसे क है बराबर क, नीचे हलंत दिया हुआ है प्लस आ। ख है तो ख बराबर लिखा हुआ है हलंत नीचे प्लस आ लिखा हुआ है। ठीक है, अब है चौथा है विसर्ग। तो विसर्ग में 2 बिंदु दिया हुआ रहता है। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत से आए शब्दों के साथ किया जाता है। इसे अक्षर के सामने लगाया जाता है। जैसे प्रातः, प्रातः के बगल में लिखा हुआ है विसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शब्द। तो शब्द देखिए क्या है, इन चित्रों को देखिए, हाथी है, किताब है और झरना है। ये सभी शब्द वर्णों से मिलकर बने हैं।
जैसे है हाथी, तो हाथी देखने में लग रहा है कि 2 वर्ण इसमें है, लेकिन जब इसको हम खंड करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो देखिए इसमें 1 2 3 और 4 वर्ण आ गए। उसी प्रकार से पुस्तक है, तो पुस्तक में टोटल कितने वर्ण हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, यह 7 वर्णों से मिलकर ये पुस्तक बना है। झरना लिखा हुआ है, तो झरना में भी टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 वर्ण मिलकर ये झरना लिखा गया है। ठीक है, अर्थात वर्णों का वह मेल जिससे कोई अर्थ प्रकट होता है उसे शब्द कहते हैं। इसकी एक और भी परिभाषा है, 2 या अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक ये नहीं है कि हम कुछ भी शब्द लिख दिए, जैसे ये झरना है, तो झरना का तो अर्थ है कि जान रहे हैं कि पूरा पानी ऊपर से गिर रहा है झरने की तरह, लेकिन इसी को हम उलट करके लिख दिए रजना, रचना, तो रचना का कोई अर्थ हुआ, कोई अर्थ नहीं हुआ। तो जिसका अर्थ प्रकट होता है उसे ही शब्द कहते हैं। ठीक है।